In this class, we're going to do the introduction of forces. ओके, सबसे पहले फोर्स होती क्या है? हमने ये डेफिनेशन मेरे ख्याल में स्कूल में बहुत दफा पढ़ी होती है, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट. फोर्स क्या होती है? सिंपलेस्ट वे में अ पुश और अ पुल, राइट? ए पुश और ए पुल. और ये पुश या पुल क्या करता है? इट acts on an object due to the interaction with another object, right? जब दो objects interact करते हैं, let's say you have a box and the ground, and you push the box, the person, let's say the person who is applying the force is one object and the box is another object, and there's interaction between these two things, right? So वो क्या है? एक force है. Person ने box को push किया forward force में, और बॉक्स और ग्राउंड भी इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो जब भी मूवमेंट होती है ना जिधर, वहां पर एक ऑपोजिट फोर्स मौजूद होती है, जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, उसको फ्रिक्शन कहते हैं. तो एक फोर्स यहाँ पर क्या है? द पर्सन पुश्ड द बॉक्स, दैट्स द पुश बाय द पर्सन. और बॉक्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और ग्राउंड और बॉक्स के दरमियान भी इंटरेक्शन हो रही है, तो एक बैकवर्ड फोर्स होगी जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन. Don't worry too much about it. We're gonna cover that later on. अभी के लिए आपको बताना चाहिए कि a force is defined as a push or a pull that acts on an object due to the interaction with another object. अब जब आप किसी object पे force लगाते हैं, तो there can be several outcomes, right? Outcomes देख लेते हैं force के. Let's say कि एक stationary box था, like that, on a table. So in this case, the box is stationary. अब जब आपने इस बॉक्स को पुश किया, आगे को धक्का लगाया है, तो बॉक्स क्या हो जाएगा? मूव करने लग जाएगा, राइट? सो व्हेन यू पुश दिस बॉक्स, इट विल स्टार्ट मूविंग. तो पहली चीज हमें क्या पता चली कि फोर्सेस कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मूव. ओके, forces, or maybe let's write a force can move a stationary object. ओके, अगला केस देखते हैं. अगर एक, लेट्स से एक बॉक्स है, या फिर there's a box with wheels, maybe a cart or something. एक cart है, it's already moving, और आप इसको पुश करते हैं फॉरवर्ड, मूविंग कार्ट को आगे पुश करते हैं, तो क्या होगा? कार एक्सलरेट हो जाएगी. हाँ जी, कार की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, राइट? या एक्सेलरेट भी कह सकते हैं. सो इफ यू पुश अ कार दैट्स ऑलरेडी मूविंग, इट्स स्पीड विल इंक्रीज. मैंने यहाँ पर देखें, आई यूज्ड a shorter arrow and I used a longer arrow here. Length of arrow represent करता है कि टर्म की मैग्नीट्यूड कितना है, टर्म का मैग्नीट्यूड कितना है. यहाँ पर अगर ये कार्ट v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो यहाँ पर v2 से मूव कर रही है, और लॉन्गर एरो रिप्रेजेंट करता है कि v2 is greater than v. Okay, so I'm just gonna write here
that the cart speeds up. So the first thing was a force can make a stationary object move a stationary object. You think I should refine my V here? Or second point, a force can make an object speed up. Or you can just say it can change the speed. Change the speed of a moving object. और यहाँ पर क्या हुआ है? Speed up हुआ है. अगर ये कार्ट मूव करी है, सेम केस लेंगे, like that, और आप क्या करते हैं? You apply a backward force on it. तो क्या होगा? मैम ये रुक जाएगी? हाँ जी, फौरन से रुक जाएगी कि पहले स्लो डाउन करेगी? डिपेंड करता. हाँ जी, डिपेंड करता है. Excellent answer. So in this case, we're going to consider कि firstly it slows down. वैसे जब आप backward force apply करते हैं ना, तो उसी instant पे नहीं रुकेगी. It will take at least a few seconds, right? Or maybe a fraction of a second before it comes to a halt. Even जब आप अपनी कार पर brakes लगाते हैं, so it takes like 1 second or a fraction of a second if your car is really efficient before it stops. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिस सेकंड पे ब्रेक लगाई है उसी सेकंड पे कार रुक जाए. थोड़ा सा वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है जिसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं. एंड इट travels a little bit of distance and then stops. पहले वो slow down होती है. So we'll say in this case it speeds, like it slows down. Slows down. Okay, 3 बातें हो गई. Let's revise that. फोर्स क्या कर सकती है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करवा सकती है, और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकती है. ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं कि फोर्स क्या कर सकती है. अगर we'll just continue with the same cart example. एक कार्ट मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, like that, और पहले आप इस तरह फोर्स लगा रहे थे. अब लेट्स से एक और कार्ट है यहाँ पर, वो इस तरह आ रही है, और ये कार्ट इस कार्ट को हिट करती है. तो ये जब हिट करेगी तो सेकंड कार्ट, I'm just gonna write 2 here and 1 here. जब सेकंड कार्ट फर्स्ट कार्ट को हिट करेगी तो फर्स्ट कार्ट सीधी ही चलती जाएगी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी डायरेक्शन. हाँ जी, तो जो सेकंड कार्ट ने फोर्स लगाई है डायरेक्शन उसकी वजह से, एक्सेलेंट, या दैट्स राइट, उसकी वजह से इस कार्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सो लेट्स से इट स्टार्ट्स मूविंग like that instead. It's not flying, I'm trying to say it moves in that direction, something like that. This reminds me of that one scene from Harry Potter where they have this magic flying car. I don't remember names exactly. But unfortunately, a force cannot do that unless you... Oh, it can actually, because we have aeroplanes. So, it can change direction of the moving object. लास्ट केस पढ़ लेते हैं कि एक कार्ट है, वो स्टेशनरी ही है यहाँ पर. Let's say stationary cart because we don't need it to be moving for this case. Move कर रही हो, stationary हो, एक ही बात है. यहाँ पर जो पॉइंट लिखने लगे हैं वो रेलेवेंट नहीं है इससे. अच्छा, अब सोचें कि
एक कार्ट थी, उसके ऊपर आपने टॉम एंड जेरी की तरह एक बहुत ज्यादा बड़ा, let's say 10 tons का, that's a lot of mass, we don't need that much, एक mass फेंक दिया. It just appeared out of nowhere and you threw it on this cart. तो इस कार्ट का क्या होगा? डैमेज हो मैम जाएगी। बिल्कुल squeeze हो जाएगी, क्या होगा? बिल्कुल वो स्क्वीज हो जाएगी। हाँ जी, कार्ट रहेगी नहीं. जी अच्छा, कार्ट की वो हालत होगी जो आपकी यूनिवर्सिटी में थी. वैसे आई होप इट डजंट हैपन टू यू गाइस और एनीवन. So it will, like if we talk about physics term, it will change the shape of the card. तो ये जो force apply करेगी, like this mass, जो ये force apply करेगा वो force क्या है? उसका weight. उससे car क्या हो जाएगी? Like it will deform. Okay? तो forces can deform objects, or simple terms you can say can change the shape of objects. So it can, just gonna write here, it can, मैम प्रेशर एक फोर्स है। नहीं, pressure है force की distribution on an area. Pressure is force per unit area, के हर area पर, हर unit area पर कितनी force लग रही है, that is pressure. So ओके we will cover pressure as well. It's one of the topics. Force can change the shape of an object, और इस change में कौन कौन सी हमारे पास categories हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? It's deforming it. Deform कर सकती है. या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. If you have a spring, उसकी ओरिजिनली ऐसा दिखता था, फिर आपने क्या किया? उस पे एक mass hang किया. Actually, so you hung a mass here. तो क्या होगा? ये mass डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा जो कि उसका वेट है, तो फिर ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? स्ट्रेच. So forces can stretch objects like that. In this case, we have a stretch. पर अगर आप दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं इस स्प्रिंग पर, तो आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. You can try that out with a spring in your ball pen. I think that's what it's called. Ball pen. Or any other pen that has a spring, or any spring that you might have. Try it. It's, I'm sure you guys have done that before. If you stretch it, like if you apply a force in that direction on both sides or even one side, it will stretch. But अगर आप दोनों sides से force inwards लगाते हैं spring पे, तो it will be compressed. So a force can change the shape of an object. It can deform it. It can stretch it, or it can compress it. अगर एक spring की भी बात करें हम, we will cover that in Hooke's law as well. तो जब आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, it will be deformed eventually. पहले स्प्रिंग को थोड़ा सा जब आप स्ट्रेच करते हैं और छोड़ेंगे, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा. लेकिन जब आप बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच कर देंगे, तो फिर जब आप उसको, लाइक व्हेन यू लेट गो ऑफ द स्प्रिंग, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगा. वो पॉइंट है, like that's the point where the spring has been deformed. Is it clear what a force can do? All of these points. It can move a stationary object. It can change the speed of a moving object. It can slow down the object or speed it up. It can change the direction of an object, or it can change the shape of an object. Any confusion here? नो मैम। नो मैम Okay. अब हम कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपको उनका पता हो. Types of forces. I don't know if it's the right title. Types of forces. And for examples of forces आप कह लें. पहले टाइप्स पता होने से पहले हम दो कैटेगरीज देख लेते हैं. Categories. You have contact forces and you have non-contact forces.
कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? जब ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में हो तो वो फोर्स एक्ट करें. इट्स वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में होना चाहिए. जैसे कि एग्जांपल, टेबल और बॉक्स कॉन्टैक्ट में होते हैं, and if the box is moving forward, you will have a backward force, which is friction. Okay? If you rub your hands together, you will produce friction. Like there will be friction. जब भी दो surfaces contact में होती हैं, there is friction present. अगर वो stationary हो तो static friction, moving हो तो simple friction. You don't need to know about static friction. हम सिर्फ movement पे stick करते हैं, okay? Let's say when two surfaces are in contact and they're moving, तो उन surfaces के दरमियान में एक force है friction. जहां पर भी movement होगी ना, चाहे वो solids में है, liquids में है, gases में है, एक opposing force मौजूद है जिसको हम friction कहेंगे. ओके, जैसे कि अगर solids की बात करें तो ये box ground पे move कर रहा है, तो ground और box की surface में friction मौजूद है. If there is a person swimming, तो swimmer और water के दरमियान में friction मौजूद है. अगर swimmer जो है वो forward swim कर रहा है तो backward friction होगी. ओके, अगर gases की बात करें, if a car is moving forward, तो backward भी friction होगी. अच्छा, मुझे बताएं कि इस backward friction का नाम क्या है gases में? मैम फ्रिक्शन ही नहीं होगी? Air resistance. मैम ओ हाँ जी. Opposing force. Friction एक opposing force है. It opposes motion. Okay? So contact forces के लिए surfaces contact में होनी चाहिए, objects contact में होनी चाहिए. Non-contact forces के लिए the objects do not need to be in contact necessarily. I मैम think all एयर of रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट फोर्स है. हाँ जी, air resistance contact force है. Gas particles या air particles और objects के दरमियान contact होता है तो air resistance act करती है. अगर एक कार यस. ड्राइव कर रहा है कोई, तो कार और एयर पार्टिकल्स में कांटेक्ट होगा तो एयर पार्टिकल्स इसको बैकवर्ड पुश करेंगे. यस मैम. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? जिनके लिए आपके ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैग्नेट्स. इफ यू हैव टू मैग्नेट्स. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना, सॉरी. ग्रेविटी. हाँ जी, ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट फोर्स है. Excellent. So if you have a North Pole and you have a South Pole, मैग्नेट्स आपके पास दो, तो अब मैग्नेट अगर बहुत, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का. आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दैट क्विकली. जैसे हमने पढ़ा था ना कि प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. प्लैनेट के अराउंड एक रीजन है जहां पर ग्रेविटी एक्ट करती है, उससे बाहर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी फॉर दैट प्लैनेट. उसी तरह मैग्नेट्स के अराउंड एक रीजन होता है जहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है. इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. I'm drawing two regions around both the poles. That is the magnetic field. अब अगर आपका मैग्नेट एक इधर है, दूसरा उधर है, nothing will happen. When you bring those magnets together, अब इतना सा जब आप उसको करीब लाए हैं ना, आप देखिए इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान अभी डिस्टेंस है, they're not in contact. लेकिन क्या हो रहा है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स interact हो रही हैं. So this will snap like that and like be attracted to the pole and it will be attached to it. Okay, so this is a non-contact force. As soon as the fields interact, they will be attracted to each other. So I'm just going to write, draw arrows like that. North और south unlike poles हैं तो वो attract करते हैं. अगर हमारे पास north और north pole होता, like poles होते, north और north या south और south poles होते,
So this will go like that. अगर हमारे पास दो साउथ पोल्स होते हैं इस तरह, if it's like that, अगर वो दोनों की magnetic fields interact नहीं करें, nothing will happen. But when you push this magnet here, इससे आगे आप इसको push नहीं कर सकते. There is a limit. अगर आपने magnets के साथ, like if you've played with magnets, you might have noticed कि दो like poles हो तो आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, आप उनको attach नहीं कर सकते आपस में. You can try that out at home as well. Because like poles repel. दोनों की forces opposite directions में act करेंगी and they will repel each other. So this is a non-contact forces example. Contact force or non-contact force clear होगी? Yes, ma'am. I'll just write 1 to 2 examples of each ताकि when you review your notes. मैम वेट एक होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. हाँ जी, weight एक non-contact force है. So here you have friction or air resistance. And here we can write magnetic force इसी तरह you have gravitational force जो weight है हमारा. मैम इलेक्ट्रिक करंट. एक मिनट. Gravitational. Sorry. Force. अच्छा आपने कहा है इलेक्ट्रिक करंट. अब आप अगर यहाँ नोट करें तो we're talking about forces, right? Forces. और करंट फोर्स नहीं होती. आप इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रो लेकिन मैम उसमें कॉन्टेक्ट होना नहीं जरूरी है वायर्स का. वायर्स का करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को. इट्स नॉट अ फोर्स. इट नीड्स अ सर्किट टू बी क्लोज्ड. करंट के फ्लो यानी कि चार्ज के फ्लो करने के लिए आपका पूरा सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, एक लूप होनी चाहिए. लेकिन इट्स नॉट अ फोर्स. हम हर कांटेक्ट वाली चीज को फोर्स नहीं कह सकते, राइट? हम फोर्सेस की बात करें चार्जेस के दरमियान. जैसे कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं? दे रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस रिपेल. दैट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स. जो रिपल्शन है, एक दूसरे को रिपेल करना, एक दूसरे को पुश करना अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो वो अट्रैक्शन जो है वो फोर्स है, और दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके. और व्हेन द fields of these two charges interact, they will be attracted to each other. इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. चार्जेस को कांटेक्ट में करवाने की जरूरत नहीं है for this attraction or repulsion to be applied. Is that clear? यस मैम. Now Yes, let's do some forces जिनका आपको पता होना चाहिए. पहली है टेंशन. मैम ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं. टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस, या सिंपली कुछ फोर्सेस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए. टेंशन क्या होती है? It's a force present in objects like a cable, a rope, or a string. Okay?
So I'm just going to write a definition first, और फिर मैं आपको explain करती हूँ. It's the force experienced by a cable one minute. So it's the force experienced by a cable, rope, or string when pulled, hung, rotated, or supported. That's like a detailed form of the definition. होता ये है कि आपके पास कोई भी रोप या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेचेबल है, जब वो like let's say एक we can say a rope, okay? If you have a rope like that, अगर ये जमीन पे पड़ी है, like it's not stretched, तो इसमें टेंशन 0 है, T is equal to 0. लेकिन अगर एक आप यहाँ पे इस रोप को like let's say इधर इस साइड पर it's attached to a wall और दूसरी साइड फ्री एंड है, अगर ये ऐसे ही पड़ी है तो इसमें टेंशन 0 है. अब अगर कोई इसको यहाँ से आके पुल करता है तो what will happen कि it's like that, ये इसका fixed end है और ये इसका free end है. If someone pushed this rope or pulled this rope, sorry, in this direction or ये stretched है, तो यहाँ पर tension is present. Tension present. या फिर अगर आपके पास एक frame है and you have hung that on the wall, string से हम इसको hang करेंगे ना, like that. Let me color code it. Let's use orange. So if you hung that on the wall, तो इस rope, oh sorry, इस string में क्या है? Tension मौजूद है. Okay? जहाँ पे भी कोई string या फिर rope, cable, कुछ भी जब stretch हो रही हो, तो there is tension present. और tension जो है, it is always away from your point of observation. So in this direction, in this case, you will say it's away like that. Okay, it's away from your point of observation. In this case, it's like that and like that. ठीक है? Tension हमेशा away draw करनी है आपने. Clear? Any question here? Yes. वुड में टेंशन होगी? Wood में नहीं. जो स्ट्रेट होती है जिस तरह ट्रीज में, या जो स्टील होता है? No. When we talk about tension, we're talking about a string or rope of some sort. Is that clear? और ये हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए? Tension, there's no formula for it specifically आपके course में, but you should just know कि tension क्या होती है. We will learn some interesting things about it, कि अगर इसका weight downward act कर रहा है, तो ये fall क्यों नहीं कर रही? Because these two forces of tension have balanced it, right? तो फिर आप इन दोनों को इसके equal रखोगे जो value आप given होगी to find out the tension. जैसे कि अगर आपके पास फॉरवर्ड फोर्स मौजूद हो 5 न्यूटन्स और आपके पास बैकवर्ड फोर्स क्या होगी कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे? इक्वल होनी चाहिए ना 5. सो दैट इज हाउ यू विल फिगर आउट इन दिस केस. लेकिन इस टेंशन वाले केस में वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन एंगल पर है. सो यू विल हैव सम ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व्ड हियर, साइन, कॉस, tan.
हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट फॉर नाउ जस्ट नो कि टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए यहाँ पे। Yes, Okay, ma'am. next we have normal force. Normal contact force. Normal का word most of the times are actually हर वक्त हमेशा ही 90 डिग्रीज के एंगल के लिए हम नॉर्मल या परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करते हैं। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या होती है? इट्स द फोर्स दैट acts when an object is resting on another surface. Okay? So when you have an object like this, let's say आपके पास एक box है and it's on a table surface. Whenever you have an object resting on a surface, तो ये surface इस object पर एक force लगाएगी perpendicular to the surface. So एक force होगी जो कि इस surface से perpendicular होगी on this object 90 degrees के angle पर, जिसको हम कहते हैं normal force. So there is a force that is perpendicular to this surface. We call it N. और हमेशा याद रखना it's perpendicular to the और surface. वेट इन्वॉल्व होता है, Sorry? नॉर्मल फोर्स में वेट इन्वॉल्व होता है। No, normal force doesn't have anything to do with weight. It's like a different thing. So you don't have to worry about weight here. Okay. Yep. मैम कॉन्टैक्ट फोर्स के आगे टाइप वो स्टिल फ्रिक्शन होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स एक कैटेगरी है, फोर्सेस या कॉन्टैक्ट के साथ होती है, नॉन कॉन्टैक्ट के साथ होती है। जो टाइप का वर्ड मैंने लिखा है ये सिर्फ एग्जांपल ऑफ फोर्सेस है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं और हमें बस इन फोर्सेस का पता होना चाहिए कि क्या क्या है। तो we're just introducing terms here. ये जितने भी हम फोर्सेस पढ़े हैं ये कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है, लेकिन अभी तक जो हमने दो पढ़ी हैं they're both contact forces. Okay, so duplicate. Is that clear? यस मैम। Okay. मैम और अगर ऑब्जेक्ट इस पे वो लगाएगा वेट की फोर्स कहाँ पे? टेबल पे। हाँ जी. There will be weight acting downwards as well, and there is normal contact force upwards. लेकिन आप ये याद रखिए कि weight और normal contact force का आपस में कोई relation नहीं है. Okay? It looks like it, but there isn't necessarily a relation there. जैसे कि weight is always acting downwards, always. पहले हम contact force पढ़ते हैं, normal reaction force, फिर मैं आपको weight को भी इन diagrams पर include करके दिखाती हूँ. अब अगर आपकी surface tilt हो गई है, तो normal force कहाँ पे होगी? Can you give me an idea of how I can draw the arrow for the normal force here? 90 डिग्रीज पे। हाँ जी, you have to draw it 90 degrees to the surface like that. आपने इसको सीधा नहीं हमेशा draw करना. Surface से 90 degrees पे draw करना है. All the time, like every single time. So this is your N in this case, 90 degrees to the surface. Let's color code the surface to be blue as well. Just like that. अब weight को include करते हैं. Weight will always be towards the center of the earth or downwards. यहाँ पर weight looks like that. Okay? And here as well, weight looks like that. Weight का कोई एंगल नहीं है, always towards the ground. तो अब आप देखिए कि weight इस तरह है और normal reaction force इस तरह है. So there isn't a relationship between them. Okay? Is that clear?
Yes, ma'am. Inshallah, tomorrow we'll try to do some trigonometry as well because I think it's important that you guys know a few of those things. कि अगर आपके पास एंगल पे कोई फोर्स हो like that, तो इसको हम components में divide करते हैं. Okay? X और Y component में. This will be the X component and this will be the Y component. If this is your force at an angle, you can divide that into X and Y component. ये जो Y component है ये वाला ये वेट के इस फोर्स के इक्वल होगा और जो X component है like that the normal contact force in the X direction like this contact force in the X direction ये फ्रिक्शन की ऑपोजिट होगी और दोनों इक्वल होंगी तो बॉक्स स्टेशनरी रहेगा अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक्स कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो बॉक्स विल फॉल डाउन लाइक दैट और अगर फ्रिक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इक्वल हुई तो बॉक्स विल स्टे स्टेशनरी डोंट वरी अबाउट इट we'll do it more inshallah okay Yes, ma'am. okay let me see how much of it is left let's do 2 more examples and we'll call it a day मैम yes मैम ये चीजें अर्थ पे ग्रेविटी की वजह से स्टिल है कौन सी चीज है जिस तरह हम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है what do you mean when you say still स्टिल मैम मतलब स्टिल जिस तरह मतलब सही है वो if you're talking about why we're not flying off, that's we because of Newton's first law, which is that everything stays in whatever condition it is unless there is an external force acting on it. So क्योंकि there is no external force acting on us, like our planet, even though Earth is orbiting the sun at a very fast speed, but we don't feel it. That's because we are in that motion. लेकिन अगर Earth stop होगी फिर हमें feel होगा and then everything will be destroyed basically. So Newton's first law, everything stays however it is unless there is an external force. तो अगर आप बात करें कि Earth orbit कर रही है sun को लेकिन हमें वो feel नहीं हो रहा वो इसलिए कि वो वही हमारा current state of motion है. Is that what you were asking? yes ma'am Okay, great. So the third one we have is जो force आपको पता होना चाहिए, that is upthrust. And it's also really important. मैम हाँ थ्रस्ट वाली फोर्स है ना कौन सी force? वाटर वाली जी बिल्कुल. If you have a water body and there's anything submerged in a water body, upthrust, liquids or gases दोनों में होती है, basically fluids में होती है, okay? So let's say you have a box here, like that. तो क्या होगा? There is a force called upthrust, which is acting upwards like that. Okay? Upthrust force क्या होती है? It's a force that pushes an object upwards when it's submerged in a fluid, जैसे कि water या air. ऐसा क्यों होता है? अपथ्रस्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो प्रेशर में हम पढ़ेंगे लेकिन अभी भी I'll just summarize it for you. मैंने आपको बताया था कि हमने डेंसिटी के सेक्शन में पढ़ा था कि जब अपथ्रस्ट और वेट इक्वल हो या फिर अपथ्रस्ट और वेट जब इक्वल होते हैं तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है लेकिन अगर वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट विल सिंक राइट
The key concept of upthrust force is the pressure difference. अब आप देखें कि ऊपर आपके पास एटमॉस्फेयर मौजूद है, एयर पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा, राइट? लॉट ऑफ एयर पार्टिकल्स लाइक दैट। इस पॉइंट पर ये सब एयर पार्टिकल्स हैं। लेट मी ड्रॉ अ क्लियर डायग्राम। हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस रेड पॉइंट एंड लेट्स टेक दिस व्हाइट पॉइंट। रेड पॉइंट पर अगर हम ये अपनी टॉप सरफेस कंसिडर करते हैं, यहां से अपना एटमॉस्फेयर स्टार्ट करते हैं। इस सरफेस से रेड पॉइंट तक अगर आप देखें तो इतने एयर पार्टिकल्स हैं जिनका प्रेशर उस पे लग रहा है। व्हाइट सरफेस तक, व्हाइट पॉइंट तक देखिए तो इतने एयर पार्टिकल्स हैं जिनका प्रेशर उस पे लग रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि रेड पॉइंट पर ज्यादा प्रेशर है कि व्हाइट पॉइंट पर? रेड पॉइंट। हाँ जी। इसको आप ऐसे भी Red इमेजिन point. कर सकते हैं, वेरी गुड। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक like have you guys seen those human pyramids? Like people stand above each other and they make a pyramid. You could just Google that to see how it looks like. It's like in aerobics or something like that. It's a sport, I guess. I hope I'm not wrong. So let's say कि यहाँ पर नीचे दो इंसान थे, like let's say नीचे यहाँ पर base पर there were 4 people and then there were 2 more people on top of that and 1 person on top of that. तो जो सबसे नीचे है उसको इन तीनों का भी वेट लाइक पुश कर रहा है, राइट? और जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, राइट? तो इसको सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। इस तरह इमेजिन कर लें। तो इस रेड डॉट पे सारे एयर पार्टिकल्स अपना प्रेशर लगा रहे हैं और व्हाइट डॉट पर कम लोग हैं, उसके ऊपर कम लोग हैं, राइट? तो यहाँ पर प्रेशर कम है। अब ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से here you have higher pressure and here you have lower pressure. इस pressure difference की वजह से क्या होता है? There's a resultant force that pushes the fluid upwards. हमेशा high से low pressure की तरफ force लगेगी। Red point पर higher pressure है और white point पर lower pressure. Let me write that down. So you have higher pressure here and you have lower pressure. और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर प्रेशर, यानी कि अपवर्ड्स लाइक दैट। सो दिस इज योर अपथ्रस्ट force which is from high to low pressure. High to low pressure. So fluids like water or air exert more pressure on the lower part of an object as compared to the upper part. And this pressure difference results in an upward force, and we call it the upthrust force or buoyant force. एक principle है Archimedes principle. Like you don't need to learn the name, just remember what this is. उसका मतलब वो कहता है कि strength of this upthrust, कि upthrust force कितनी ज्यादा है, वो किस पर डिपेंड करती है? कि कितना लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। जैसे कि पानी पहले इस तरह सिंपल था, अगर आपने उस पर एक बॉक्स रख दिया है तो इस बॉक्स ने थोड़ी सी जगह ले ली है पानी की, राइट? लाइक आई एम जस्ट गोना कलर इट लाइक दैट। ये स्पेस ले लिया उसने वाटर की, राइट? कैन यू गाइस सी दैट, द ब्लू वन दैट I've colored? Yes, ma'am. So this upthrust is equal to the weight of the fluid that the object displaces. जितना weight उसने इसका displace किया है उतनी upthrust force लगेगी। मैम आपके कहने का मतलब है कि पानी अंदर आ गया बॉक्स के? नहीं, अंदर नहीं आया, पानी पुश हो गया साइड्स पे। Ma'am, बॉक्स के अंदर कोई पानी नहीं है। जो मैंने व्हाइट कलर, ये ब्लू कलर की है,
पहले यहाँ पे पानी मौजूद था, बॉक्स अब ने वो उसका पानी एरिया यहाँ पे लिया। नहीं है। मैंने ये ड्रॉ करने की कोशिश की है कि बॉक्स ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया। लेट मी एक्चुअली ड्रॉ अ न्यू डायग्राम हियर। मैं इसको कॉपी करती हूँ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, actually, so I'll just copy the water line. पहले ये ऐसे दिखता था जब कुछ भी नहीं था। पहले सिर्फ वाटर था, फिर आपने उसमें जब बॉक्स लोअर किया है तो जो इतनी सी जगह थी पानी की वो डिस्प्लेस हो गई है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि अब इधर तो कोई पानी नहीं है, बॉक्स ने इसको डिस्प्लेस कर लिया लाइक दैट। वो जो थोड़ा सा पानी था यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे इधर ही इसके एग्जैक्ट रखूं, लाइक दैट, तो ये जो पानी था वो बॉक्स ने डिस्प्लेस कर लिया और पानी को इधर उधर पुश कर दिया, एंड नाउ इतनी सी जगह उसने ले लिया उसकी, ये वाली जगह। ये जो जगह थी वाटर की वो बॉक्स ने ले ली, वाटर पुश्ड असाइड, और जितनी जगह वाटर की पानी ने, सॉरी, जितनी वाटर की वेट बॉक्स ने रिप्लेस की है उतनी अप थ्रस्ट फोर्स होती है। डज दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. I'll actually write this point for you. Up thrust on an object equal to weight of the liquid, actually fluids, liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है, not fluid, here, liquid that object displaces. Okay, so if I summarize the entire thing, कि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया? I told you that upthrust is an upward force and it acts in fluids like liquids and gases, and it acts or it's exerted when an object is submerged in it. जब आप इसको इस पानी में submerge करेंगे, like if you lower the box in water. Upthrust किसका equal होती है? It's equal to the weight of the fluid displaced by the object, and object floats if their weight is less than or equal to the upthrust. Okay? Or object sinks when the weight is greater than an object than the upthrust. Okay? So if the upthrust, I'll just write this. हमने ये density के section में भी पढ़ा था, but I'll write it again for reinforcement. So if upthrust is greater than or equal to weight, तो क्या होगा? Object will float. And if upthrust is less than weight, then what will happen? The object will sink. Step. Just there. Any question here? No, ma'am. Lastly, we have friction. So this was the third one, and fourth one is friction. Friction क्या होती है? It's an opposing force. It opposes motion. That's pretty much it. Friction is a force that opposes
double P. Or resists motion. It's a resistive force. हम usually capital F use करते हैं friction को represent करने के लिए. Like if you have a car that is moving forward on a road, so engine is applying a forward force like that. Forward force. So there will be a force in opposition to this forward force, or this force that's causing motion, like that, between the road and tires, and we call it friction. Friction always acts at the point where the objects are in contact, okay? And it's always in the opposite direction to the direction of motion, okay?